नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चूंकि जून का महीना आप में एक बहुत ज़्यादा बाजारों में वोलाटिलिटी दिखा सकता है, भयंकर मूव्स आ सकते हैं। हम उन डेटा के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और उसके बिहाफ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने बड़े स्विंग जून के महीने में बाजारों में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सी वो घटनाएं हैं, कौन सी वो इवेंट्स हैं जो अभी लाइनअप हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके नाते ऐसे बड़े स्विंग जून के महीने में आ सकते हैं। उन सभी संभावनाओं की चर्चा करेंगे और एक आउट लाइन आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जून के लिए कि बाजारों का क्या लेवल्स आपको जून के महीने में देखने को मिल सकता है, किस प्रकार के रिटर्न मिल सकते हैं और जनरली किन जगहों पर या किन सेक्टर्स में आप एक तेजी देखते हैं। जनरली सीजनल एनालिसिस के वीडियो आपने पहले भी मेरे साथ देखे होंगे, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से हम उसको आपके सामने रख रहे हैं। तो अगर बाजार की बात की जाए तो जून का महीना, जैसे मैंने अभी कहा कि जून का महीना थोड़ा हाइपर वोलाटिलिटी का होता है। अगर आप पिछले 18 साल का डेटा देखिए, 18 साल के इतिहास ये बताते हैं कि जून का महीना जो है करीब करीब 11 बार पॉजिटिव बंद होता है, करीब करीब 7 बार जो है वो निगेटिव बंद हुआ है। एवरेज जो रिटर्न आया है तकरीबन वो 1.09% का रिटर्न आया है। तो आपको ये लग रहा होगा कि कमोबेश जून में कुछ खास नहीं होता है, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं कि जून का महीना आपको हिलाकर रख दे सकता है, बाजार को हिलाकर रख सकता है? उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, जून के महीने में होने वाली वोलाटिलिटी। जून का महीना बाजारों के लिए हाइपर मोमेंटम का होता है। जून में एवरेज वोलाटिलिटी इंडेक्स लेवल पर निफ्टी में 7.8% की होती है। मतलब 8% इंडेक्स मूव कर सकता है अपने एवरेज से आइदर साइड। अब अगर 8% आप मार्केट को मूव करता दिखाएंगे तो काफी बड़ा मूवमेंट वो पॉसिबल दिखता है। जून का महीना, अब जो ये बात मैंने अभी कही कि 1.06% का 1.09% का एवरेज रिटर्न मिलता है, लेकिन ये एवरेज रिटर्न है 18 साल का। लेकिन इसमें जो स्विंग हुए हैं वो काफी ज्यादा हैं। जून के महीने में 5% तक मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली है विगत सालों में, और 4% से ज्यादा की तेजी भी देखने को मिली है विगत सालों में। तो अगर आप देखिए तो निगेटिव स्थिति ये बनती है कि करीब 4% तक बाजारों में गिरावट हुई है। 3.80 के आसपास हाईएस्ट जो गिरावट है और हाईएस्ट जो अपसाइड है वो तकरीबन 4% की है। एवरेज जो है आपका 1% का मूवमेंट है। 1% पॉजिटिव साइड पर जनरली, अगर आप इस एवरेज को लो तो जनरली अपने मिडन वैल्यू से आप 1% आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसकी होने की संभावना कितनी है? 59% ये बात होने की संभावना है कि आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे 1% से। लेकिन इन सब को आप एक तरफ रख दीजिए। जो सबसे बड़ा खबर है, ये जो सबसे बड़ा डेटा है वो ये कहता है कि इस महीने में वोलाटिलिटी 7.8% होती है। 7.8% वोलाटिलिटी का मतलब ये हुआ कि मार्केट में आप एक तरफा मूवमेंट काफी बड़े देख सकते हैं। ये रेंज पूरे साल में सबसे बड़ी रेंज जो वोलाटिलिटी की होती है वो जून महीने में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जून महीने में बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें लाइनअप होती हैं। जैसे भारत में अभी आपने देखा है कि 5-6 तारीख में हमारे यहाँ आरबीआई की पॉलिसी थी, 6 तारीख को पॉलिसी का डिसीजन आया। मार्केट उसके नाते थोड़ा बिहेव कर रही है, पॉजिटिव साइड पर जाती हुई दिख रही है। अब मैं अगर घटनाओं के ऊपर जाऊं कि क्या ऐसी घटनाएं हैं, और ये अमूमन हर साल ये घटनाएं होती हैं जून के महीने में। उनमें से कुछ घटनाएं वो हैं कि जो बाजारों को हाइपर मोमेंटम देती हैं। जैसे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपना जो नंबर है, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का, वो जून महीने में जारी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा जो हैं वो जून महीने में आते हैं। अगर आप अभी इस साल जून की बात कर रहे हैं हम, तो चूंकि आज 8 तारीख है, 9 तारीख यानी मंडे से बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अगर हम इस हफ्ते की बात करें, पूरे महीने की नहीं, सिर्फ इस हफ्ते की बात करें या 18 तारीख तक की ही बात करें जून में, यानी आधे जून की बात करें, तो कई सारी घटनाएं होती दिखेंगी। आरबीआई का पॉलिसी हो गया है, उसका आपने एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑलरेडी देखा है, लेकिन अपने बेस से जून का महीना ऑलरेडी 1.25% पॉजिटिव हो चुका है। बैंक निफ्टी में करीब 1.25% तक का एक पॉजिटिविटी दिख चुकी है। अब अगर यहां से देखिए तो यूएस और चाइना का जो ट्रेड डील की बैठक लंदन में होगी वो है 9 जून को। 9 जून 10 जून के बीच में आपको यूएस से काफी बड़ी खबरें आ सकती हैं। चाइना और यूएस की
तरफ से ट्रेड डील सही हुई, ट्रेड डील फेल हो गई, दोनों ही पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पे अभी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले इस घटनाक्रम को समझ लेना जरूरी है कि क्या घटनाएं आने वाले वक्त में घटती हुई दिखाई पड़ेंगी। उसके बिहाफ पर फिर हम एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं आइदर साइड मार्केट के बड़े मूवमेंट के बारे में। लेकिन यहां पर तो सबसे बड़ी घटना क्या है, 9 तारीख को यानी कल, जब आप देख रहे होंगे कल अगर भारत की बात करें तो कल कई सारे भारत में आईपीओ शुरुआत होगी। अब भारत में कुछ एक छोटे छोटे डेटा आएंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10-11 तारीख के बाद और 11 से लेकर 13 तक बैठक होनी है लंदन के में, जिसको लेकर के यूएस में आपका वो बैठक होगी 11 से 13 तारीख के बीच में। उसके आउटकम्स देखने को मिलेंगे। 9 तारीख को बैठक है, 9 से 10 तारीख में बैठक है, मैंने डेट यहां पे थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है, तो 9 से 10 तारीख को वो बैठक है, जिसके आउटकम आपको 11-12 में देखने को मिलेंगे। इवन 9 को भी ट्वीट आएंगे, 10 को भी ट्वीट आएंगे ट्रंप साहब की तरफ से, तो वो एक बड़ा इवेंट होगा जिसके नाते मार्केट हाइपर मूव दिखाएगा। दूसरा चीज है 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में अमेरिका में सीपीआई के नंबर आएंगे, सीपीआई यानी महंगाई के नंबर आएंगे, कोर सीपीआई के नंबर आएंगे, पीपीआई के नंबर आएंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का नंबर आएगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा और सीपीआई का नंबर इस बार का बेहद इंपॉर्टेंट होगा। गैप अप और गैप डाउन की संभावना भारतीय बाजारों में इन दोनों ही डेटा के नाते आपको बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो 11 से 13 तारीख अमेरिकन मार्केट काफी ज्यादा हाइपर मोमेंटम दिखा सकता है किसी भी साइड में, और उसके नाते आप एक हाइपर जंप देख सकते हैं। ऊपर खुल गया, नीचे गिर गया, कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब क्यों इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये नंबर जो आएंगे 11 से 13 के तारीख के बीच में सीपीआई, पीपीआई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा के, इन्हीं के बिहाफ पर 16 जून से लेकर 18 जून के बीच में जो एफओएमसी की मीटिंग होगी, यानी जो अमेरिका में फेड की मीटिंग होगी, जिसमें वो ये डिसाइड करेंगे कि रेट घटेगा, रेट बढ़ेगा या पॉज रहेगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बार रेट पॉज रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा खतरा है अमेरिका को अपनी महंगाई को लेकर। वापस से कंसर्न उभर रहे हैं, ग्रोथ में कमी यद्यपि देखने को मिल रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है ट्रेड डील को लेकर के। और शायद इस बार फेड चेयरमैन, जिस तरह से वाद विवाद हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो शायद फेड चेयरमैन एक बार को थोड़ा सा शांत होते हुए दिखाई पड़े, रेट को कुछ ना करें, क्योंकि वाद विवाद में क्योंकि ट्रंप लगातार चाहते हैं कि रेट को डाउन किया जाए। क्या इस बार ट्रंप जीतते हुए दिखेंगे और रेट डाउन हो जाएं? वो अगर होता है तो बड़ी बात है, उसको बाजार काफी पॉजिटिव लेगा और ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट माना जाएगा। लेकिन अगर फेड चेयरमैन अपने ऊपर आते हैं और वो जिस तरह से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जाहिर सी बात है कि ये कोर्ट केस तक मैटर गया, कोर्ट में भी ये मामला गया कि फेड चेयरमैन को डोनाल्ड ट्रंप हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, और फाइनली कोर्ट ने उस बात को माना कि फेड चेयरमैन को आप नहीं हटा सकते एज ए प्रेसिडेंट। तो अल्टीमेटली अगर उसके काउंटर में उन्होंने रेट नहीं घटाया, चूंकि फेड चेयरमैन रेट नहीं घटाना चाहते हैं, जबकि यूएस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि रेट कम किए जाएं, तो अगर रेट कम नहीं करते हैं फेड चेयरमैन, तो फिर मार्केट के लिए वो थोड़ा सा निगेटिव बात होगा, थोड़ा नहीं काफी निगेटिव बात हो सकती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो 16 से 18 तारीख में आपको देखने को मिलेगा। और उसके पहले 11 से 13 को जो सीपीआई, पीपीआई ये बाकी नंबर आएंगे, इन्हीं के बेस पर वो डिसीजन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 11 से लेकर 16-17 तारीख तक मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आप आइदर साइड मान सकते हैं। अब अगर सारी घटनाएं बाजारों के हिसाब से पॉजिटिव हो गई, सीपीआई अच्छा आ गया, पीपीआई अच्छा आ गया, भारत के डेटा अच्छे आ गए, फेड चेयरमैन अच्छा बोल गए, रेट को कम कर दिया, मार्केट कैन मूव 5 to 6% एक सिंगल ट्रैक में जा सकती है। बाजारों में अमेरिकन मार्केट में तेजी हो सकती है। हो सकता है आपको ये नंबर बड़ा लग रहा हो, लेकिन चूंकि ये नंबर ऑलरेडी पहले भी अचीव हुए हैं, जून के महीनों में हाइपर मोमेंटम होती है और आइदर साइड में 4% तक की तेजी होती है, वो बहुत बड़ा मूवमेंट पॉसिबल दिखता है। इसके बाद 19 जून का मार्केट आएगा। 19 जून को बाजारों में छुट्टी है। 20 जून को थोड़ा सा अलग अलग जगहों से कुछ खबरें आएंगी, फिलाडेल्फिया की और यूरोप की, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कई सारी जो खबरें हैं उसमें ट्रेड टॉक, यानी जो ट्रेड के बीच में टॉक होगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एफओएमसी की बैठक इंपॉर्टेंट रहेगी और इन चीजों के आधार पर मार्केट में जो मूवमेंट है उसके हाइपर होने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। तो जून के महीने में आपको बड़े मूवमेंट्स मिल सकते हैं। अब यहां पर जो डेटा सजेस्ट करता है वो ये सजेस्ट करता है कि मार्केट एकाएक ऊपर जाती है और फिर वापस से गिरती भी है, गिरती है फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है, या फिर मार्केट नीचे चली जाती है। अगर मान लीजिए ये सारी घटनाएं निगेटिव साइड पे हो गई तो पॉसिबल है कि मार्केट आपकी गिर जाए,
मार्केट गिर जाए और वहां से फिर रिकवर करके नेट टू नेट पे क्लोज कर जाए। तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि आप 1-1.25% की रेंज बना लो, 1.5% की, लेकिन इसकी जब आप मंथ टू मंथ की बात करें, यानी मई 31 से जब आप निकालें 1 जुलाई के बीच में, तो हो सकता है बाजार आपको बहुत बढ़ी हुई ना दिखाई पड़े या बहुत घटी हुई भी ना दिखाई पड़े, बट इन बिटवीन मार्केट काफी ज्यादा मूव करती हुई दिखाई पड़ जाए, जिसमें 5-6% तक का इंडेक्स लेवल का मूवमेंट हो जाए। तो अब यहां पर हम निफ्टी की चर्चा करें, बैंक निफ्टी की चर्चा करें और स्ट्रेटजीज की चर्चा करें, तो ये मार्केट में किस प्रकार की स्ट्रेटजी यूज की जानी चाहिए। तो पहले मैं अगर ऑप्शन सेलर से स्टार्ट करूं, तो ऑप्शन सेलर के लिए पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग इस मार्केट में काफी डेंजरस हो सकती है जब मार्केट का मूवमेंट हाई पर होता है। तो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा यहां पर अवॉइड कीजिए, क्योंकि भारतीय बाजारों में बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन की संभावनाएं बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ी आपको अवॉइड करनी चाहिए। आइदर ऑप्शन बायर बन के अगर आप बीटीएससी ट्रेड्स करते हैं, ऑप्शन बायर के रूप में करेंगे, तो शायद इस महीने में आपको एक आधा बड़े गैप अप गैप डाउन मिलेंगे। इन दैट केस जो आईबी है, यानी जो विक्स है, वो सूटअप करेगी, और चूंकि विक्स सूटअप करेगी तो अल्टीमेटली आपको उसमें पैसा बनाना आसान है। तो ये महीना अगर एक यूं कहिए इस वोलाटिलिटी इंडेक्स के हिसाब से देखें तो विक्स में एक वृद्धि का महीना दिखता है, क्योंकि वोलाटिलिटी हाइपर रहती है। और बीइंग ए ऑप्शन बायर आपके पास ओवरनाइट में, इंट्राडे में नहीं, ओवरनाइट में आपके पास ज्यादा मौके दिखते हैं। ओवरनाइट का मतलब ये नहीं होता कि आज ले लिया और 4 दिन तक होल्ड करेंगे, नहीं। ओवरनाइट का मतलब होता है जब आप 3 बजे के आसपास ऑप्शंस खरीदते हैं, जिसको प्योर बीटीएसटी ट्रेड कहा जाता है। जब आप 3 बजे के पास ऑप्शन खरीदते हैं और उस ऑप्शन को आप अगले दिन 10 बजे तक क्लोज आउट कर देते हैं, इवन 9:30 बजे तक आप क्लोज आउट कर देते हैं, 10, 9:15, पौने 10 तक आप क्लोज आउट करते हैं, वो जो है बीटीएसटी कहलाता है। तो आइदर साइड, यानी पॉजिटिव साइड में अगर डेटा पॉजिटिव बन रहे हैं, चार्ट पॉजिटिव बन रहे हैं, आप पॉजिटिव साइड में ट्रेड डालें, और जिस दिन निगेटिव बन रहे हैं आप निगेटिव साइड में डाटा ट्रेड डालें। बट आपको बायर, बीइंग ए ऑप्शन बायर, यहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग करना यहां पर नॉर्मल है, इंट्राडे में इतना इश्यू नहीं आएगा। बट चूंकि आप अगर ऑप्शन बाई करते हैं तो रात का मूवमेंट ज्यादा होगा, चूंकि सारी मूवमेंट अमेरिका से आनी है, हमारे देश में के नाते वो मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको इस अप्रोच पर काम करना चाहिए। अब अगर आप इक्विटी लेते हैं, जाहिर सी बात है स्विंग ट्रेड करते हैं, तो उसमें जिन स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है डेटा वाइज, उधर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। और यहां पर भी मोमेंटम के लिए भी आपको जनरली 1 से 2 दिन का व्यू ज्यादा काम करेगा इस मार्केट में, जबकि हाइपर मोमेंटम हो रहा है। तो आप एक बड़ा मोमेंटम मिल गया, 5%, 2%, 4%, 6%, जो भी आपके टारगेट बन रहे हैं, वो मोमेंटम मिला, एग्जिट आउट करिए, नए स्टॉक में जाइए। अदरवाइज क्या होगा, स्टॉक 6% बढ़ेगा, उसके बाद घट जाएगा, क्योंकि हो सकता है 2 दिन बाद वापस से बाजार घट जाए, क्योंकि ट्रेंड नहीं है। देखिए, डेटा को इंटरप्रिटेट करना डिफरेंट तरीका है, यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, यहाँ वोलाटिलिटी है, यानी एक साइड से दूसरी साइड, एक साइड से दूसरी साइड, ये आपको देखने को मिलेगा। मार्केट एक दायरे में रहेगा और ऊपर नीचे करेगा, मगर ट्रेंड नहीं है कि बाजार लगातार ऊपर जा रहा है या बाजार लगातार नीचे जा रहा है। वो ट्रेंड जून में नदारत रहता है। तो इस तरह से आपको समझने की जरूरत है। बीइंग ए इन्वेस्टर आपके पास बहुत मौके होंगे, तो भागती हुई बाजार को पकड़ने से ज्यादा अच्छा है कि इस मार्केट में आप, चूंकि अब मैं भारतीय बाजारों के ऊपर आऊंगा, तो भारतीय बाजार चूंकि ब्रेकआउट कर चुके हैं, बैंक निफ्टी ने प्रॉपर ब्रेकआउट कर दिया है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है टिल्ड पॉजिटिव हो गया, ऊपर की साइड जाने को हो गया। अब अगर यूएस चीन डील अच्छी हो गई, अमेरिका के डेटा अच्छे हो गए, भारत में ऑलरेडी आपने अच्छी खबरें देखी हैं, मार्केट एक तरफा भी ऊपर जा सकता है। तो इस केस में जो पॉजिटिव साइड्स पर दिखते हैं बैंक निफ्टी, उन जगहों पे आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। इस मार्केट में जो सबसे गलत बात है वो ये है कि बीइंग ए ट्रेडर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, 5% बढ़ गया, आप कितना बढ़ेगा, बेच दो। बेच दो का मतलब फिर उसको शॉर्ट कर देते हैं। मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं जो इक्विटी ले लिए 4-5% कमा के निकल गए, वो तो चलेगा, वो ठीक है, आपको 5% मिला कोई बात नहीं, स्टॉक 8% बढ़ गया तो कोई बात नहीं, घर से कुछ नहीं गया। लेकिन यहां पर वो ट्रेडर सबसे ज्यादा लॉस करता है जो एफएनओ में काउंटर ट्रेडिंग करता है। मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, 5% बढ़ गया, अब इसको बेच देगा और पता लगा स्टॉक 8% बढ़ जाएगा। क्योंकि हाइपर मोमेंटम का जमाना है, इस महीने में रहेगा, तो मूवमेंट आपको और ज्यादा तेज दिख जाएगी। पता लगा 2% एक्स्ट्रा आपके पॉइंट से बढ़ गया तो आपका स्टॉप लॉस भी चला गया और जो प्रॉफिट बनाया था वो आपने गंवा दिया। तो चार्ट देखिए, बीटीएसटी ट्रेड काफी सुटेबल रहते हैं, इंट्राडे ट्रेड्स थोड़े पैची रहेंगे क्योंकि वोलाटिलिटी हाई है।
पोजिशनल ट्रेड बीइंग ए ऑप्शन सेलर बिल्कुल अवॉइड कीजिए, पोजिशनल ऑप्शन बाइंग की तरफ फोकस कीजिए। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं अगर आप पोजिशनल तो काफी दूरी बनाइए, उचित दूरी बना करके ही ट्रेड करिए। स्टॉक के ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिए। स्टॉक में ऑप्शंस बाइंग की तरफ फोकस कर सकते हैं इस महीने, लेकिन तब जब वो स्टॉक पर्टिकुलर ब्रेकआउट कर रहे हो। और स्विंग ट्रेडिंग में आप 4 से 6%, 8% वाले मूव जब मिल जाएं तो उसको बुकआउट करने की कोशिश करिए। बीइंग ए इन्वेस्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई ऑन डिप का अप्रोच आपके लिए ज्यादा बेहतर रह सकता है इस पूरे महीने के लिए। ये कोई भविष्यवाणी का नहीं कर रहा हूं, ये अल्टीमेटली जो डेटा है उसके आधार पर जो सजेस्टिव, यूं कहिए कि जो ट्रेंडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो यूं कहिए कि जो मोमेंटम स्ट्रेटजीज होती हैं, उन्हीं को मैंने एक साथ कंपाइल करके आपके सामने रखने की कोशिश करी है। चार्ट का उपयोग हमेशा करिए, सदैव करिए चार्ट का उपयोग। ऐसी बाजारों में चार्ट के बगैर आपका सक्सेस रेट बेहद खराब रहेगा। 2-4 स्टॉक में आप पैसा बना लेंगे, बट अल्टीमेटली काफी स्टॉक्स में आप नुकसान कर जाएंगे। मैं लेवल्स की चर्चा करूं, लेकिन निफ्टी के लिए जाहिर सी बात है, आपको पता ही है, मैं रोज ही वो चर्चा करता हूं। जब तक 25,200 के ऊपर हम नहीं जाते हैं तब तक थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, लेकिन उम्मीद हम ये लगा के चल सकते हैं कि निफ्टी 25,200 को ब्रेक कर देगी। 25 अगर आप वीकेंड मार्केट को देख रहे हैं तो मार्केट ठीक है, 25,150 के आसपास तो ट्रेड ही हो रही है। तो उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि 25,200 यहाँ ब्रेक होगा इस हफ्ते के। चूंकि हम पूरे महीने की बात मैं कर रहा हूँ तो वो ब्रेक होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ 1-2 दिन की बात करें, हफ्ते की, क्योंकि मैं रोज ही आपके सामने आता हूं, तो अल्टीमेटली 25,200 आपको ब्रेक होता दिखना चाहिए और ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट किया हुआ है, तो मैं बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव ही रहूंगा और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अब 57,500 की तरफ बढ़ती हुई दिखेगी। बट ये मेरा कोई आपसे ट्रेडिंग टिप देने का अंदाजा नहीं है। अल्टीमेटली आपको अपने चार्ट, अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। खुद पढ़िए, खुद समझिए, खुद देखिए। जो डेटा कह रहा है मैंने वो आपके सामने रखने की कोशिश करी है। इस मार्केट में कहां पर तेजी ज्यादा आती है, तो जून के महीने में आईटी स्टॉक्स में थोड़ी तेजी ज्यादा रहती है। ये हमारा सीजनल एनालिसिस का डेटा कहता है कि आईटी में थोड़ी तेजी ज्यादा रहती है। पॉजिटिविटी थोड़ा आपको यहां पर, चूंकि आरबीआई ने जो पॉलिसीज जारी की हैं, जो रियल्टी को पॉजिटिव बनाती है, जो थोड़ा बैंकिंग को पॉजिटिव बनाती है, जो थोड़ा ऑटो को पॉजिटिव बनाती है, और जो रेयर अर्थ मेटल वाली प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका से, जो कि आप जानते ही होंगे, तो उस पर भी थोड़ा सा रोक लग रही है। क्योंकि आज ही रेयर अर्थ मेटल को लेकर के कई सारे टेंडर जो है अमेरिका ने, चाइना ने पास किए हैं, और उसके नाते भी कुछ ऑटो कंपनियों को राहत रहेगी। तो ऑटो, मेटल, रियल्टी, इनकी तरफ आप फोकस कर सकते हैं। मेटल मैंने गलत बोला, आईटी, ऑटो और आपका जो है जो ऑटो हुआ, आईटी हुआ, और आपका जो है रियल्टी, इन कंपनियों की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। इन जगहों पे आपको जनरली तेजी देखने को मिल सकती है। और बैंकिंग स्टॉक्स में पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। इन पूरे वीडियो को आप अगर हमने देखा है तो, और आपका कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल जो मैंने वीडियो बनाया था एफडी को लेकर, उसमें बहुत सारे कमेंट हैं, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ जरूर लेकर आऊंगा दूसरे वाले चैनल के ऊपर, जो कि शायद जल्दी ही, यानी कल परसों में वहां पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। जैसे ही वो वीडियो डलेगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और मैं इस चैनल पे भी आपको बताऊंगा। आप जाकर अपने क्वेश्चंस के आंसर उसमें देख सकते हैं एनालिसिस के साथ। अगर वीडियो मेरी ये वाली पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप दिन के दौरान खबरों को जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक जो है कमेंट बॉक्स में है, वहां पर पिन कमेंट में आप उसको क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे कल। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अभी फिलहाल आपको छोड़ जाता हूं इस अच्छे विचार के साथ।